नमस्ते। आप सभी का स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उन अनकहे सवालों का जवाब है जो अक्सर हमें रातों को सोने नहीं देते। प्रेम और आकर्षण के उन गहरे मनोवैज्ञानिक रास्तों पर चलिए, जहां हर मोड़ पर एक नया एहसास आपका इंतजार कर रहा है। शाम के साए गहरे हो रहे थे और समीर अपनी बालकनी में खड़ा नीचे सड़क पर चलते लोगों को देख रहा था। उसे अक्सर लगता था कि उसकी जिंदगी एक अटकी हुई फिल्म की तरह है, जहां किरदार तो बदलते हैं पर कहानी वही रहती है। अभी पिछले हफ्ते ही उसकी एक और डेट बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। उस लड़की का नाम शायद ईशा था, या शायद दिशा। उसे ठीक से याद भी नहीं था। उसे बस इतना याद था कि पूरे समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जॉब इंटरव्यू में बैठा हो, जहां उसे खुद को बेस्ट कैंडिडेट साबित करना था। समीर को अक्सर यह महसूस होता था कि वो बहुत ज्यादा नीडी या डेस्परेट दिख रहा है। जब भी वो किसी नए इंसान से मिलता, उसका दिमाग उसे चेताने लगता, कहीं तुम कुछ गलत न बोल दो, या क्या इसे सच में मुझ में दिलचस्पी है। ये जो डर था, ये सिर्फ उस शाम का नहीं था, ये तो सालों से उसके साथ साए की तरह चल रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से किसी के भी करीब आ जाते हैं, जबकि उसे एक छोटा सा कनेक्शन बनाने में भी पसीने छूट जाते हैं। समीर को याद आया कि बचपन में जब वो छोटा था और पार्क में गिर जाता था, तो वो तब तक नहीं उठता था जब तक उसकी मां दौड़कर उसे गले न लगा ले। वो मां की बाहों में जाते ही अपनी चोट भूल जाता था और फिर से दौड़ने लगता था। वो एक सेफ हेवन था, एक ऐसी जगह जहां उसे पता था कि उसे संभाल लिया जाएगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो सुकून कहीं खो गया। अब जब वो किसी रिश्ते की तलाश करता, तो उसे वही बचपन वाली सुरक्षा की कमी महसूस होती। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे हम अटैचमेंट स्टाइल्स कहते हैं, पर समीर के लिए तो ये सिर्फ एक खालीपन था। वो शायद उस एंशियस श्रेणी में आता था, जहां इंसान को हमेशा डर रहता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। जब ईशा ने उसका मैसेज 3 घंटे तक सीन नहीं किया, तो समीर के दिमाग में तूफान मच गया था। उसने 15 बार अपना फोन चेक किया, अपनी ही पिछली बातों को दोबारा पढ़ा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ये हाइपर विजिलेंस थी, जहां आपका दिमाग खतरे के संकेतों को ढूंढने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो असली इंसान को देख ही नहीं पाता। उधर समीर का एक दोस्त था, वरुण बिल्कुल अलग था। वो किसी के भी साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता था, पर जैसे ही बात गहराई की आती, वो स्पेस मांगने लगता। समीर को लगता था कि वरुण कितना कूल है, पर असल में वरुण का अपना एक संघर्ष था, जिसे अवॉइडेंट स्टाइल कहा जाता है। वरुण को लगता था कि अगर वो किसी के बहुत करीब गया, तो वो अपनी आजादी खो देगा। वो प्यार तो चाहता था, पर करीब आने के ख्याल से ही उसे दम घुटने जैसा महसूस होने लगता। समीर और वरुण जैसे लोग अक्सर एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। एक भागता है और दूसरा उसका पीछा करता है। समीर को अब समझ आने लगा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उसे हमेशा वैसे ही लोग मिलते थे, जो उसे स्पेस देने के नाम पर अकेला छोड़ देते थे। ये एक पुराना पैटर्न था, एक ऐसी आदत जो शायद उसने तब सीखी थी जब वो बहुत छोटा था। हम अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो हमें हमारे पुराने जख्मों की याद दिलाते हैं, इस उम्मीद में कि इस बार शायद कहानी बदल जाए और हम उन जख्मों को भर सके। उस रात समीर ने खुद से एक वादा किया। उसने तय किया कि वो अब अपनी नेगेटिविटी ट्रैप से बाहर निकलेगा। उसने गौर किया कि जब भी वो आईने में खुद को देखता, तो उसे अपनी खूबियां कम और कमियां ज्यादा दिखती थी। मेरी नाक बहुत बड़ी है, मैं बात करते समय हकलाता हूं, मुझमें वो बात ही नहीं है। ये सब सिर्फ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस थे, वो धुंधले चश्मे जिनसे वो दुनिया को देख रहा था। उसने सोचा, अगर वो खुद को ही प्यार के काबिल नहीं समझेगा,
तो कोई और कैसे समझेगा? उसने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से पहले वो उन 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगा जो उस दिन हुई थी। कभी वो एक अच्छी कॉफी थी, तो कभी किसी अजनबी की मुस्कुराहट। धीरे धीरे उसका दिमाग कमी की जगह प्रचुरता को देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि आकर्षण का असली विज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ बाहर की साज सज्जा में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप भीतर से खुद को कितना सुरक्षित और संपूर्ण महसूस करते हैं। प्यार ढूंढने से पहले उसे खुद के साथ अपना रिश्ता सुधारना था, क्योंकि आखिर में हम वही लेकर आते हैं जो हम खुद होते हैं। समीर ने गहरी सांस ली और खिड़की बंद कर दी। उसे लगा जैसे आज पहली बार उसे खुद की परछाई से डर नहीं लग रहा था। जेमिनी सेड। समीर बालकनी से अंदर आया और अपने पुराने स्क्रैपबुक को पलटने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी पूरी जिंदगी ही एक बड़े से पैटर्न का हिस्सा थी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आज जो कर रहे हैं वो बस एक संयोग है, पर असलियत में हमारे अंदर एक मेंटल मैप बना होता है। मनोवैज्ञानिक किम बार्थोलोम्यू और लियोनार्ड हॉरोविट्ज ने समझाया था कि बचपन से ही हमारे दिमाग में 2 मॉडल बन जाते हैं, एक कि मैं कैसा हूं और दूसरा कि दूसरे लोग कैसे हैं। समीर को एहसास हुआ कि उसका खुद का मॉडल शायद थोड़ा डगमगाया हुआ था। देखो भाई, बात सीधी है। अगर तुम खुद को ही प्यार के काबिल नहीं समझोगे, नेगेटिव मॉडल ऑफ सेल्फ, तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि सामने वाला इंसान तुमसे बेहतर है। और यहीं से शुरू होती है वो बेचैनी, वो डर कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर न चला जाए। समीर ने महसूस किया कि जब भी वो किसी नए रिश्ते में कदम रखता, वो अनजाने में अपनी उसी पुरानी कहानी को सच करने की कोशिश करता। इसे सेल्फ वेरिफिकेशन कहते हैं। अजीब बात है ना? हम कभी कभी उन लोगों को चुन लेते हैं जो हमें बुरा महसूस कराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी उस पुरानी सोच से मेल खाते हैं कि हम प्यार के काबिल नहीं हैं। ये एक कड़वा सच है, पर इसे समझना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। समीर ने सोचा, अगर वो इस पैटर्न को तोड़ना चाहता है तो उसे पहले अपने उस धुंधले आईने को साफ करना होगा जिसमें वो खुद को देखता है। तभी उसे अपने बड़े भाई जैसे दोस्त राहुल की याद आई। राहुल हमेशा कहता था, समीर, तू अपनी खूबियों को क्यों डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव कर देता है। समीर को याद आया कि पिछली डेट पर जब ईशा ने उसकी मुस्कुराहट की तारीफ की थी तो उसने फौरन कह दिया था, अरे नहीं, मेरे दांत थोड़े टेढ़े हैं। ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था, एक ऐसा दिमागी जाल जहां हम अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ कमियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। राहुल की बातें आज उसे गहरे अर्थ समझा रही थी। राहुल ने एक बार कहा था कि रिश्ते में आने से पहले सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना जरूरी है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। समीर ने आंखें बंद की और वो माइंडफुल ब्रीदिंग करने की कोशिश करने लगा, जिसके बारे में उसने कहीं पढ़ा था। बस अपनी सांसों को महसूस करना, बिना किसी जजमेंट के। उसे लगा जैसे उसके अंदर का वो छोटा बच्चा जो पार्क में गिर गया था, आज खुद ही उठकर अपनी धूल झाड़ रहा है। समीर को समझ आया कि आकर्षण का विज्ञान सिर्फ गुड लुक्स या परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। दरअसल जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, वो अक्सर हमारी पुरानी जरूरतों और अधूरे जख्मों का मेल होती है। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताया था कि प्यार के 3 कोने होते हैं, जुनून, पैशन, आत्मीयता, इंटिमेसी और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। समीर को लगा कि वो अक्सर इंटिमेसी के बिना ही कमिटमेंट की तरफ भागने लगता था। वो शायद उस खालीपन को भरना चाहता था जिसे इमेगो थियोरी कहती है कि हम अपने बचपन की कमियों को अपने पार्टनर के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर क्या यह सही था? किसी और पर अपनी खुशी का बोझ डालना? समीर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे आज उसने अपनी जिंदगी की किताब का
एक बहुत जरूरी अध्याय समझ लिया है। उसे अब किसी और की तलाश से पहले खुद की तलाश पूरी करनी थी, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ सुकून में है वही दूसरों को सुकून दे सकता है। समीर अब थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। उसने राहुल की सलाह मानकर खुद को आईने में देखना शुरू किया था, लेकिन आज का नजरिया अलग था। वो सिर्फ अपनी खामियां नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि उस इंसान से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था जो आईने के उस पार खड़ा था। समीर को एहसास हुआ कि जब तक वो खुद के साथ सहज, कंफर्टेबल नहीं होगा, वो किसी और के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। या तो बहुत ज्यादा चिपक जाएगा या फिर डर के मारे दूर भागने लगेगा। देखो, असल में जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग बस कुछ ही पलों में उसके बारे में एक राय बना लेता है। इसे मनोवैज्ञानिक थिन स्लाइसिंग कहते हैं। समीर को याद आया कि कैसे वो अक्सर लोगों के चेहरों को देखकर उनके स्वभाव का अंदाजा लगाने लगता था। कभी कभी हमें लगता है कि कोई इंसान बहुत सॉफ्ट और नर्चरिंग है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा मासूम या बेबी फेस जैसा है। लेकिन समीर ने अब समझा कि ये हेलो इफेक्ट भी हो सकता है, जहां हम किसी की अच्छी शक्ल देखकर मान लेते हैं कि उसका दिल भी उतना ही अच्छा होगा। ये एक दिमागी जाल है जिससे बचना जरूरी है, ताकि हम इंसान के असली किरदार को पहचान सकें, न कि सिर्फ उस कवर को जिसे हमारा दिमाग सच मान बैठा है। अगले दिन समीर एक कैफे में बैठा था। उसने गौर किया कि उसके बैठने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रहा था। जब हम डरे हुए होते हैं तो हम अक्सर खुद को सिकोड़ लेते हैं, कंधे झुका लेते हैं, जैसे कोई सुरक्षा कवच बना रहे हों। राहुल ने उसे सिखाया था कि अगर तुम कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो बस सीधे बैठो और अपनी मुद्रा, पोस्चर को थोड़ा खुला रखो। इससे न सिर्फ दूसरे तुम्हें बेहतर समझते हैं, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी संकेत मिलता है कि तुम सुरक्षित हो। समीर ने अपनी कॉफी का कप पकड़ा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा कि एक्टिव लिसनिंग ही वो चाबी है जिससे किसी के दिल तक पहुंचा जा सकता है। सामने वाले की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए सुनना, यही तो असली कनेक्शन है। समीर को एक और पुरानी बात याद आई। वो अक्सर अपनी पुरानी डेट्स की गलतियों को दोहराता रहता था, क्योंकि वो अनजाने में उन्हीं संकेतों को ढूंढता था जो उसकी पुरानी सोच को सही साबित करें। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर समीर को लगता था कि लड़कियां उसे पसंद नहीं करेंगी, तो वो उनके हर छोटे से बोरियत भरे संकेत को पकड़ लेता और उनकी मुस्कुराहटों को नजरअंदाज कर देता। आज उसने तय किया कि वो इस नेगेटिव लूप को तोड़ेगा। वो अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाने लगा, न सिर्फ बड़ी चीजें बल्कि छोटी छोटी बातें भी, जैसे कि वो एक अच्छा श्रोता है या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को सुकून देता है। अपनी इन छोटी जीत को संजोना ही सेल्फ एफर्मेशन है जो उसे आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा था। अगले कुछ दिन समीर के लिए किसी प्रयोगशाला की तरह थे, जहां वो खुद पर ही प्रयोग कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अक्सर प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता के प्रभाव को भूल जाते हैं। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जिनसे हम रोज मिलते हैं। समीर ने सोचा कि शायद इसीलिए दफ्तर की वो कैंटीन वाली जान पहचान या जिम में मिलने वाले लोग इतने अपने से लगने लगते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग उस चेहरे का आदी हो जाता है। इसे मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं, जहां चीजें जितनी जानी पहचानी होती हैं, उतनी ही सुरक्षित और सुखद लगने लगती है। समीर ने अब भागना छोड़ दिया था। वो अब हर मुलाकात को एक मौके की तरह देखने लगा था। एक दोपहर समीर एक पुरानी दोस्त के साथ कॉफी पर था। उसने गौर किया कि वो अनजाने में अपनी दोस्त के बैठने के ढंग की नकल कर रहा था।
जैसे ही उसने अपना कप उठाया, समीर ने भी अपना कप उठाया। इसे मिररिंग कहते हैं, जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये कुदरत का एक तरीका है ये बताने का कि हम एक दूसरे के साथ सिंका में हैं। समीर ने मन ही मन मुस्कुराहट दबाई। उसे याद आया कि कैसे पहले वो इन छोटी छोटी बातों पर गौर ही नहीं करता था। आकर्षण सिर्फ बड़े वादों में नहीं, बल्कि इन सूक्ष्म संकेतों, सटल क्यूज में छिपा होता है। जब आप किसी की बातों में अपनी गर्दन थोड़ी झुकाते हैं या हल्का सा मुस्कुराते हैं, तो आप बिना बोले ही कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं और मैं यहां मौजूद हूं। लेकिन समीर के अंदर का वो पुराना डर कभी कभी फिर सिर उठाने लगता। क्या होगा अगर वो फिर से किसी ऐसे इंसान के पीछे भागने लगे जो उसके लिए सही नहीं है? राहुल ने उसे एक बहुत जरूरी बात समझाई थी। रिजेक्शन का डर दरअसल हमारे पूर्वजों से मिला एक सुरक्षा तंत्र है। पुराने जमाने में कबीले से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। इसलिए हमारा दिमाग इसे आज भी किसी शारीरिक चोट की तरह ही महसूस करता है। समीर ने समझा कि अगर कोई उसे ना कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कमी है। इसका मतलब बस ये है कि उनकी मैचिंग सही नहीं थी। उसने खुद को नेगेटिव स्पाइरल में गिरने से बचाने के लिए एक तकनीक सीखी। जब भी कोई बुरा विचार आए तो उसे एक बादलों की तरह गुजरते हुए देखो, उसे अपनी पहचान मत बनाओ। बातचीत को आगे बढ़ाने का हुनर भी समीर अब धीरे धीरे सीख रहा था। उसे समझ आया कि सिर्फ हां वाले सवाल पूछने से बात खत्म हो जाती है। क्या तुम्हें यह फिल्म पसंद आई के बजाय तुम्हें इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? पूछना एक गहरा रास्ता खोल देता है। इसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। समीर ने महसूस किया कि जब वो लोगों से उनके अनुभवों के बारे में पूछता है तो वे ज्यादा खुल जाते हैं। प्यार और दोस्ती के इस सफर में सेल्फ डिस्क्लोजर यानी धीरे धीरे अपनी परतों को खोलना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू में ही अपनी सारी परेशानियां बता देंगे तो सामने वाला घबरा जाएगा, और अगर आप कुछ भी नहीं बताएंगे तो रिश्ता गहरा नहीं होगा। ये एक संतुलन है, एक नाच की तरह, जहां कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होता है। समीर अब उस ताल को समझने लगा था। समीर की जिंदगी में अब एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं थी, बल्कि एक नया नजरिया था। एक शाम उसे रिया मिली। रिया के साथ बातचीत में वो पुराना समीर नहीं था जो हर शब्द को तौलने में खुद को थका देता था। आज वो इमोशनल इंटेलिजेंस के उस गहरे समुद्र में उतर रहा था, जहां आप सिर्फ सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे छिपे जज्बात को भी महसूस करते हैं। समीर ने गौर किया कि रिया जब अपनी नौकरी के तनाव के बारे में बता रही थी तो वो उसे सॉल्यूशन देने के बजाय सिर्फ उसे सुन रहा था। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे वैलिडेशन कहते हैं। जब हम किसी के एहसासों को सही ठहराते हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है, जो भरोसे और जुड़ाव का हार्मोन है। समीर ने बस इतना कहा, मैं समझ सकता हूं कि वो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उस एक पल में रिया की आंखों में जो सुकून दिखा वो किसी भी महंगे तोहफे से बड़ा था। समीर को याद आया कि रिश्ते की शुरुआत में हम अक्सर हनीमून फेज की गिरफ्त में होते हैं। डोपामाइन का वो तेज बहाव हमें सामने वाले की कमियों को देखने ही नहीं देता। इसे आइडियलाइजेशन कहते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारा पार्टनर एकदम परफेक्ट है। पर समीर अब समझदार हो चुका था। वो जानता था कि एक स्वस्थ रिश्ते की नींव सिमिलैरिटी और कॉम्प्लीमेंट्रिटी के संतुलन पर टिकी होती है, जहां आपके बुनियादी मूल्य, कोर वैल्यूज एक जैसे हों, लेकिन आपके व्यक्तित्व के अलग अलग रंग एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हों। रिया को पहाड़ों से प्यार था और समीर को समंदर से, पर दोनों को सुकून की तलाश थी।
ये छोटा सा अंतर उनके रिश्ते को दिलचस्प बना रहा था, न कि मुश्किल। समीर ने सीखा कि अट्रैक्शन सिर्फ समानता में नहीं, बल्कि उन बारीकियों में भी है जो हमें एक दूसरे से अलग और खास बनाती है। बातचीत के दौरान समीर ने वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को जाहिर करने की ताकत को पहचाना। उसने रिया को बताया कि कैसे वो पहले सामाजिक मेलजोल से डरता था। जैसे ही उसने अपनी ये छोटी सी कमजोरी साझा की, रिया ने भी अपनी एक अनकही बात बताई। ये सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी का जीता जागता उदाहरण था। जैसे जैसे आप अपनी परतों को खोलते हैं, दूसरा इंसान भी सुरक्षित महसूस करता है और करीब आता है। समीर को अब उस एंशियस अटैचमेंट का डर नहीं सता रहा था। उसे समझ आ गया था कि इंडिपेंडेंस और इंटीमेसी का साथ साथ चलना मुमकिन है। आप किसी के करीब रहकर भी अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, जहां दो लोग अपनी अलग हस्ती रखते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। उस शाम घर लौटते वक्त समीर ने एक और बात पर गौर किया, फिजिकल टच का विज्ञान। विदाई के वक्त जब उसने रिया का हाथ हल्के से दबाया, तो वो सिर्फ एक हाथ मिलाना नहीं था। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त रूप था। स्पर्श का एक छोटा सा एहसास हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और सुरक्षा का भाव पैदा करता है। समीर ने महसूस किया कि अब वो किसी चेकलिस्ट को पूरा नहीं कर रहा था, वो बस उस पल में जी रहा था। आकर्षण अब उसके लिए कोई पहेली नहीं रह गया था जिसे सुलझाना हो, बल्कि एक संगीत की तरह था जिसे सिर्फ महसूस करना था। उसने अपनी बालकनी में बैठकर फिर से नीचे देखा, पर आज उसे सड़क पर चलते लोगों में अजन भी नहीं, बल्कि कहानियां नजर आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि प्यार की तलाश बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की उस खामोशी से शुरू होती है जहां आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं। दिन बीतते गए और समीर ने महसूस किया कि एक गहरा रिश्ता किसी दौड़ की जीत नहीं, बल्कि एक रोजाना की जाने वाली साधना है। रिया और उसके बीच अब वो शुरुआती हिचकिचाहट कम हो चुकी थी, लेकिन अब असली चुनौती थी मेंटेनेंस। समीर को राहुल की एक बात याद आई कि खुशहाल जोड़ों और टूटने वाले रिश्तों के बीच सबसे बड़ा फर्क ये नहीं होता कि उनमें झगड़े होते हैं या नहीं, बल्कि ये होता है कि वे उन झगड़ों को सुलझाते कैसे हैं। मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने इसे रिपेयर अटेम्प्ट्स कहा है। जब बहस के बीच में कोई एक इंसान मजाक कर दे या दूसरे का हाथ थाम ले, तो वो उस गुस्से की आग को ठंडा कर देता है। समीर ने सीखा कि अपनी गलती मान लेना या मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है कह देना कोई हार नहीं है, बल्कि रिश्ते की जीत है। एक शाम जब उन दोनों के बीच किसी छोटी सी बात पर अनबन हुई, तो समीर ने गौर किया कि उसका पुराना डिफेंसिव रवैया फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को सही साबित करने के लिए दलीलें तैयार करने लगा था। लेकिन तभी उसे एम्पैथी का वो सबक याद आया। उसने गहरी सांस ली और रिया के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश की। उसने समझा कि कभी कभी लोग इसलिए नहीं चिल्लाते कि वे गुस्से में हैं, बल्कि इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि वे अनसुना महसूस कर रहे होते हैं। उसने बस रिया के करीब जाकर बैठना चुना। ये अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ही एक सुरक्षित बंधन, सिक्योर बेस की असली पहचान है। जब आप जानते हैं कि मुश्किल वक्त में आपका साथी आपके साथ खड़ा होगा, तो दुनिया का कोई भी डर आपको छोटा नहीं महसूस कराता। समीर ने अपनी डायरी में लिखा कि प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि एक चुनाव है जो हम हर सुबह करते हैं। उसने ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की ताकत को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। रिया की उन छोटी छोटी कोशिशों को नोटिस करना और उन्हें सराहने से उनके बीच एक पॉजिटिव बफर तैयार हो गया।
ये वैसा ही था जैसे किसी बैंक अकाउंट में प्यार की जमा पूंजी इकट्ठा करना, ताकि जब कभी बुरा वक्त आए तो उनके पास उस मुश्किल से लड़ने के लिए पर्याप्त भावनात्मक संपत्ति हो। समीर को एहसास हुआ कि आकर्षण की शुरुआत भले ही बाहरी चीजों से हुई हो, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए ट्रस्ट और कमिटमेंट की खाद जरूरी है। भरोसा रातों रात नहीं बनता, ये उन हजारों छोटे पलों से बनता है जहां आप एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। अब समीर जब भी पीछे मुड़कर देखता तो उसे वो पुराना डरा हुआ लड़का याद आता जो बस दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता था। आज वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि परफेक्शन एक भ्रम है और असली खूबसूरती तो उन दरारों में है जहां से रोशनी अंदर आती है। रिया के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं था, बल्कि दो मुकम्मल इंसानों का एक साझा सफर था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए एक आखिरी बार मुस्कुराया। उसे अब किसी और के सहारे की जरूरत नहीं थी अपनी खुशी के लिए, क्योंकि वो खुद अपनी खुशी का स्रोत बन चुका था। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो पूरी कायनात आपको उसी प्यार का आईना दिखाने लगती है। समीर की ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। हम सभी के अंदर एक समीर छिपा होता है जो बस थोड़ा सा मार्गदर्शन और ढेर सारा आत्म प्रेम, सेल्फ लव चाहता है। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही प्यार के काबिल हैं। आपकी हर भावना, आपका हर डर और आपकी हर उम्मीद आपको खास बनाती है। बस खुद पर भरोसा रखिए और इस सफर को जीने की हिम्मत जुटाइए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि समीर की ये मनोवैज्ञानिक यात्रा आपके दिल के किसी कोने को छू गई होगी। प्रेम और आकर्षण के इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारें और एक खुशहाल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद से प्यार करना न भूलें।